नमस्कार। कैंसर के इलाज की दुनिया में ना एक नई उम्मीद जगी है। जी। अमेरिका में पहली बार एक बेहद सटीक प्रोटॉन थेरेपी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसे स्पार्क कहते हैं। हाँ, स्पार्क। और इससे एक मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ ट्यूमर पर फोकस करती है। अच्छा। मतलब आसपास के जो स्वस्थ जरूरी अंग हैं उन्हें ये बचा लेती है। हाँ, और ये पहले एक बहुत बड़ी चुनौती थी, खासकर सिर और गर्दन जैसे बहुत नाजुक हिस्सों में। सही कहा। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये शायद इलाज के पूरे तरीके में एक अहम बदलाव ला सकता है। कॉर्विल हेल्थ विलियम ब्योमंट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल टीम के ये जो नतीजे हैं वो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पार्टिकल थेरेपी के जून 2025 अंक में छपे हैं। अच्छा। तो आज हम इसी स्पार्क टेक्नोलॉजी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, ये आखिर है क्या, और जो आजकल तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे ही कितनी अलग है। जी। और वो जो पहली मरीज थी उनका अनुभव कैसा रहा, और भविष्य में खासकर कुछ जटिल कैंसर के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो भी शुरू करते हैं। मौजूदा तरीकों से अगर तुलना करें तो ये स्पार्क कितनी बेहतर है? क्या ये वाकई कोई बड़ा फर्क ला रही है? देखिए, रिसर्चर्स ने इसकी तुलना की। एक तो मौजूदा स्टैंडर्ड है, SFO-MPT कहते हैं उसे। SFO-MPT। हाँ, सिंगल फील्ड ऑप्टिमाइज्ड इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड प्रोटॉन थेरेपी। और इसकी तुलना दो तरह के स्पार्क से की, एक स्टेप एंड शूट जिसका असल में इस्तेमाल हुआ। अच्छा। और दूसरी डायनामिक स्पार्क जो अभी सिर्फ सिमुलेशन में है। ओके। और नतीजे मतलब काफी चौंकाने वाले थे। स्पार्क ने ब्रेन स्टेम जो शरीर के कितने ही जरूरी काम कंट्रोल करता है, ऑप्टिकल कायाज्म जो देखने के लिए जरूरी है, मुंह, ऐसे कई महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचने वाली रेडिएशन डोज को 10% से लेकर 90% तक कम कर दिया। 90% तक? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। और जैसा कि डॉक्टर नारायणन सुब्रमण्यम ने कहा भी है, सिर और गर्दन के कैंसर में इन अंगों को बचाना सबसे अहम होता है, क्योंकि रेडिएशन से हुआ नुकसान अक्सर ठीक नहीं हो पाता, वो परमानेंट डैमेज होता है। बिल्कुल। तो मतलब सटीकता, प्रिसिजन ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपने दो तरह की स्पार्क बताई, स्टेप एंड शूट और डायनेमिक। हाँ, तो स्टेप एंड शूट स्पार्क में क्या होता है, मशीन एक तय पैटर्न पर चलती है, पहले से जो जगह तय है उन पर रुक रुक कर रेडिएशन देती है। ओके, एक प्री डिफाइंड पैटर्न। बिल्कुल। जबकि डायनेमिक स्पार्क जो अभी डेवलपमेंट में है और जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना बाकी है, वो ट्रीटमेंट के दौरान लगातार खुद को एडजस्ट करती रहती है। अच्छा, रियल टाइम एडजस्टमेंट। हाँ, एक तरह से। सिमुलेशन में डायनेमिक थोड़ी बेहतर जरूर दिखी, लेकिन अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। इसलिए जो पहली मरीज थी उन पर स्टेप एंड शूट का ही इस्तेमाल किया गया। और उस पहली मरीज का अनुभव वो कैसा रहा, ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, बिल्कुल। ये एक 46 साल की महिला थी। उनको पैरोटिड ग्रंथि का कैंसर था जो फैलकर खोपड़ी के बेस तक पहुंच गया था। ओह, वो तो बहुत ही मुश्किल जगह है इलाज के लिए। बहुत ज्यादा। तो जून से अगस्त 2024 के बीच उनके कुल 33 ट्रीटमेंट सेशन हुए। 33 सेशन? जी। और जो बात सबसे अहम है वो ये कि उन्हें साइड इफेक्ट्स के नाम पर सिर्फ त्वचा पर हल्की सी जलन महसूस हुई, बस हल्की जलन? हाँ। खाने पीने या काम करने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि आमतौर पर इस तरह के रेडिएशन के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा थकान, मतली, खाना निगलने में मुश्किल, ये सब आम साइड इफेक्ट्स हैं। ये तो वाकई कमाल का नतीजा है। तो ये बेहतरीन अनुभव सीधे सीधे स्पार्क की उसी सटीकता से जुड़ा है जिसकी हम बात कर रहे थे। जी हाँ। तो चलिए थोड़ा ये समझते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। हाँ, देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर पहले से ही तय करता है कि प्रोटॉन बीम को ट्यूमर के किन किन हिस्सों पर छोड़ना है और कितनी एनर्जी के साथ। एनर्जी लेवल? हाँ, एनर्जी लेवल से ये तय होता है कि प्रोटॉन बीम शरीर में कितनी गहराई तक जाएगी। अच्छा। तो मशीन क्या करती है, एक एनर्जी लेवल पर कई जगहों, जिन्हें स्पॉट्स कहते हैं, उन पर रेडिएशन देती है, फिर अगले एनर्जी लेवल पर जाती है और वहां के स्पॉट्स को कवर करती है। ओके। इस तरह परत दर परत वो पूरे ट्यूमर को बहुत ही नियंत्रित तरीके से रेडिएशन से, आप कह सकते हैं, पेंट कर देती है। पेंट कर देती है, ये अच्छा तरीका समझाने का। हाँ। और इलाज के दौरान ये कैसे पक्का किया गया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है? इसके लिए हर सेशन में एक खास तरह का स्कैन किया गया, कोन डीम सीटी या सीबीसीटी। सीबीसीटी स्कैन? हाँ। फिर एक मशीन लर्निंग सिस्टम ने इस सीबीसीटी डेटा को इस्तेमाल करके एक सिंथेटिक सीटी इमेज बनाई। सिंथेटिक सीटी? जी। इससे डॉक्टर्स को रियल टाइम में ये पता चलता रहा कि असल में ट्यूमर और आसपास के अंगों को कितनी रेडिएशन डोज मिल रही है। अच्छा, ये तो बहुत एडवांस मॉनिटरिंग है। बिल्कुल।
जैसे इलाज के दौरान मरीज का वजन थोड़ा कम हुआ तो सिंथेटिक सीटी से पता चला कि इस वजह से ट्यूमर को मिलने वाली डोज 3 से 5% कम हो गई है। ओह, तो इसे देखकर 13वें दिन से डोज को थोड़ा एडजस्ट किया गया ताकि ट्यूमर को पूरी डोज मिले। यानी लगातार निगरानी और जरूरत पड़ने पर सुधार भी होता रहा। जी हाँ। और इलाज का तरीका कैसा था? मतलब कितनी देर का सेशन होता था? रेडिएशन कुल 9 अलग-अलग दिशाओं से दिया गया, 180 डिग्री के कोण में फैला हुआ। हर सेशन करीब 15 से 18 मिनट का होता था और इसमें लगभग लगातार रेडिएशन चलती रहती थी। ठीक है, तो डॉक्टर सुब्रमण्यन के मुताबिक ये तकनीक किन स्थितियों में सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, खास तौर पर शरीर के उन जटिल हिस्सों के लिए जैसे खोपड़ी का बेस, जहां बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग बिल्कुल पास-पास होते हैं, वहां इसकी सटीकता बहुत कम आती है। इसके अलावा ये शायद बड़े या फैले हुए ट्यूमर के इलाज में भी मदद कर सकती है, क्योंकि ये आसपास के स्वस्थ टिश्यूज को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना ट्यूमर तक पहुंच सकती है। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ चुनौतियां या चिंताएं भी हैं? हाँ, कुछ चिंताएं जरूर हैं। एक है भौगोलिक चूक का खतरा। भौगोलिक चूक मतलब क्योंकि ये तकनीक इतनी सटीक है, तो मरीज के सांस लेने जैसी बहुत हल्की सी मूवमेंट से भी छोटा ट्यूमर अपनी जगह से थोड़ा हिल सकता है। अच्छा, और निशाना चूक सकता है? हाँ, दूसरा, इलाज के दौरान ट्यूमर सिकुड़ भी सकता है। इससे भी प्लान के मुताबिक डोज पहुंचने में शायद दिक्कत आ सकती है। लेकिन शायद जो सबसे बड़ी चिंता है वो इसकी लागत और उपलब्धता को लेकर है। हाँ, लागत तो एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ। बिल्कुल, ये प्रोटॉन थेरेपी और खासकर SPRC जैसी और भी एडवांस टेक्निकें बहुत महंगी होती हैं। होने लगे जहां शायद कम खर्चीले और उतने ही असरदार इलाज मौजूद हों, सिर्फ इसलिए कि ये नई तकनीक उपलब्ध है। सही कहा, यानी ओवरयूज का खतरा। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो स्पार्क प्रोटॉन थेरेपी कैंसर के इलाज में, खासकर सिर और गर्दन के कैंसर के मामलों में, एक बहुत ही सटीक और उम्मीद जगाने वाला तरीका लग रहा है। हाँ, जो साइड इफेक्ट्स को काफी कम कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, डायनामिक स्पार्क अभी शुरुआती दौर में और लागत एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे इलाज इतने सटीक और एडवांस्ड होते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये महंगी तकनीकें उन सभी मरीजों तक पहुंच सकें जिन्हें इनकी वाकई जरूरत है। मतलब तकनीक की इस तरक्की और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बराबरी की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए ताकि इलाज ना सिर्फ असरदार हो बल्कि नैतिक और न्यायसंगत भी हो। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इनोवेशन और इक्विटी के बीच का संतुलन। जी, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को, मतलब पूरे मेडिकल जगत को और समाज को सोचने की जरूरत है।